अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं इमरान हसन और फिर आ गई हैं अरबिला हसन आपके साथ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक है। अ न्यू मॉर्निंग, इनफैक्ट अ बेटर मॉर्निंग। कल से थोड़ा सा कम गर्मी लेकिन आज भी है, 12 तो ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि कल मैंने खबर पढ़ी, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, आई डोंट नो अगर एक्सप्रेस न्यूज़ ने उसको ऑफिशियल किया, कि दूसरे हफ्ते से जून के जो प्री मॉनसून है उसका आगाज होने वाला है। ये एक्चुअली मैं भी कल पढ़ी थी न्यूज़, और ये गुड न्यूज़। हाँ, अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी खबर आप लोगों के लिए नहीं है। नाजरीन और हाजरीन, तमाम तर अहले पाकिस्तानियों, अवाम की पुरजोर फरमाइश पे पेट्रोल फिर महंगा हो गया। नहीं हुआ ना, नहीं मतलब होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था। तो लंबी लंबी लाइनें हमने देखी जी कल। डर गए लोग एक दफा फिर। मिफ्ता इस्माइल साहब की एक मुस्कुराहट, हाँ, उन्होंने कहका लगाया, यक मुस्कुराहट मिफ्ता जो थी ना, लोगों को उसने पैनिक कर दिया और लोग जो है वो बेचारे फिर परेशान, दिल गिरफ्तार कर दिया। ये नहीं जाता इसके, उन्होंने कर दिया अपनी बात से। तो खैर जो भी आप कह सकते हैं, जैसे अरला के जज्बात है आपके भी होंगे। मिफ्ता साहब की एक मुस्कुराहट के लोगों को लगा कि शायद फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। उन्होंने इंडिया जरूर दिया, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं, अभी नहीं बढ़ रही हैं और ना ही पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में हाँ कहीं पे कम है। लेकिन कल वही चीज हमने जो फिर देखी, जो शायद कहीं ना कहीं आपको हमारे विजुअल्स में भी नजर आएगी, वो देखे बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको नजर आ रही है इसमें। तो छोटी गाड़ियां भी है, लेकिन जिन लोगों की छोटी तो चलो बनती है हाँ, ना, उनका बनता है, लेकिन आई वंडर व्हाई जिन लोगों की माशाल्लाह अल्लाह भी इनको और गाड़ियां दे, लेकिन स्टिल जिनकी अच्छी खासी गाड़ियां हैं उनको भी पेट्रोल की लाइंस में लगने की क्या जरूरत है। मेरे ख्याल से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो छोटी गाड़ियां हैं उनको मेरे ख्याल से बेचारों को ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये जो पिक्चर है ना, जो हमारी अनस्टेबल एक थॉट्स की भी और हमारी अनस्टेबल इकोनॉमी की भी एक पिक्चर है कि लोग कितने कॉन्शियस हैं इस वक्त, लोग कितने परेशान हैं। और हर तबका इस हवाले से हर तबका, और ये तकरीबन 150 से जब एकदम ही मैं कहूँगा 210 पे पेट्रोल गया, और अब जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 250 तक भी जा सकता है, 270 तक भी जा सकता है, तो लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है, ये बात नहीं है कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है, हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान इस टर्मोइल से निकले। इस वक्त किसी की सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसने किया उसने किया, इसके फैसले थे उसके फैसले थे। आवाम सफर कर रही है और बहुत ज्यादा कर रही है। अल्लाह पाक इस टर्मोइल से निकाले हमें इस सिचुएशन से। जो हम हंसते मुस्कुराते हैं, हमें भी इतना ही दुख है, लेकिन स्टिल हम एक मेक श्योर करते हैं कि सुबह सुबह हम आपके साथ आके ये हंसी मुस्कुराहट में बात कर ले, क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन तो आपने इसी सोच में बाजार रहना है। दुख बांटने आते हैं आपका। अच्छा चले, अच्छी खबर आपको देते हैं। अरबिला हसन के पास अच्छी खबर होती नहीं है, मैं दे देता हूँ आपको। क्रिकेट के हवाले से आज क्रिकेट 31 साल के बाद पाकिस्तान के पास चांस है एक वनडे सीरीज हराने का। वेस्ट इंडियन टीम को, वेस्ट इंडियन टीम हाँ 31 साल के बाद और हराने का। और वेस्ट इंडियन टीम के हवाले से अगर बात करें तो ये अपना एक दौरा, आपको याद होगा कोविड की वजह से इनका अधूरा रह गया था, दे आर अबाउट टू कंप्लीट इट, और मुल्तान के अंदर 3 वनडे सीरीज खेलने के लिए आए हैं। आज जो पारा है वो ये कह रहा है कि 45 डिग्री को हिट करेगा। लेकिन कल बाबर आजम जब जो ट्रॉफी थी रिवील की गई, तो उसमें बाबर आजम कह रहे थे कि जो हवा है ये प्लेजेंट है, ये इतनी गर्म नहीं है, लू नहीं है। तो अल्लाह करे ऐसा हो। कल एक प्रैक्टिस सेशन भी हुआ, ये कुछ मनाजिर भी है उसके, तो टीम वाज फाइन, लेकिन गर्मी तो है, और आज शाम 4 बजे मैच खेला जाएगा। इस हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है प्रोग्राम में। आगे जाके हम जरा अपने एक्सपर्ट, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, कुछ मुल्तान से भी लाइव अपडेट्स लेंगे कि क्या सूरत हाल है मौसम की। और ट्रॉफी की बात की तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ गई है, और वो उसको भी कल रिवील किया गया, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी बहुत कुछ है, बात अच्छी खबरें हैं, लेकिन अभी हेडलाइंस देखिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नामुमकिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिसाक मईशत को लाजमी करार दे दिया। मौशी और सियासी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने की दावत। सरकारी अफसरान की मौजे खत्म, हुकूमत ने मईशत को संभाला देने के लिए बड़े फैसले कर लिए। वुज़रा और सरकारी अफसरान के फ्यूल में 40% कटौती, हफ्ते की छुट्टी बहाल, ताहम बाजारों की जल्द बंदिश का फैसला न हो सका। मुआशी इस्तेहकाम के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। हुकूमत के खिलाफ किसी सूरत एहतजाजी तहरीक से पीछे न हटने का ऐलान। पंजाब का सियासी मास फिर गर्म, 20 ज़िमनी इलेक्शंस के मार्के की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पीटीआई का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन और नून लीग पर प्री पोल धांधली का इल्जाम।
हेडलाइंस आपने जानी। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें 235% इजाफा हुआ है। इस हवाले से हमने आपके साथ अभी डिटेल में भी बात करनी है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत की सूरत हाल दिन ब दिन खराब। बड़ी सियासी जमातें जो हैं इस पर कोई फैसला नहीं कर पा रही हैं। हम हमेशा ये कहते हैं और ये उसूल है इकोनॉमिक्स का कि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। जब तक सियासी तौर पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मुस्तकबिल बेहतर नज़र नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, मामला ठीक नहीं होंगे। मईशत का भी कुछ ऐसा ही है। IMF प्रोग्राम की बहाली से पहले हम अगर बात करें, पेट्रोल, बिजली, गैस, इनकी कीमतों में गैर मामूली इजाफा अभी से हो चुका है। अभी तक प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ। ये IMF की शराइत ही हैं जो हम पूरी कर रहे हैं। महंगाई का एक तूफान है, काबू में नहीं आ रहा। इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कल, उन्होंने एक बार फिर इंदिया दिया कि पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है और इससे बड़ी हाइक आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा। इसके अलावा डॉलर स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स लाइक हाईएस्ट एवर। कल तो 204.5 भी रिपोर्ट हुआ। लोड शेडिंग का संगीन बहरान जारी है। हुकूमत बिजली, पेट्रोल और दीगर जो मामलात है इसमें किफ़ायत शारी की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिचुएशन बड़ी ही मुश्किल है इस वक्त हुकूमत के लिए। इतनी टाइट सिचुएशन वैसे मैंने नहीं देखी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुआशी जो स्टेबिलिटी है उसको बेहतर करने के लिए काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में प्री बजट कॉन्फ्रेंस की और उसमें कारोबारी, ज़राअत और IT के शोबों से मुतल्लिक अहम शख्सियात ने शिरकत की। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अपने खिताब में मिसाक़े मईशत को वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया। उस हवाले से मज़ीद उन्होंने क्या क्या आपको सुनवा दिया। और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी ले लें। सो इट इज़ इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फ़ैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें। चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। वो जो हमारे जो एक सीक्रेट हमारा एक ट्रस्ट बन जाए, उसको कोई चेंज ना कर सके। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, नहीं ये शान है। हुकूमत की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ मिलता नजर तो नहीं आ रहा। वजीर खजाना की बातों से तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। और पाकिस्तान, दूसरी जानिब अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं और महंगाई को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मौशी बदहाली को कौमी सलामती के लिए एक ख़तरा करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने बनी गाला में वकला कन्वेंशन से खिताब किया और किसी सूरत हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे ना हटने का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं इमरान खान साहब, आप भी सुनिए। पहले ये साजिश के तहत आए, उसके बाद चोर ऊपर बैठ जाएं, वो नैब के अपने केसेस खत्म करवाएं, FIA के केसेस खत्म करवाएं और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप सब ने तैयार रहना, सब तैयार रहे। हमने किसी सूरत अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक खत्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। जो मर्जी हो जाए, इकॉनमी जिधर पहुंच जाए, डॉलर जिधर चला जाए, पेट्रोल जिधर पहुंच जाए, ये तहरीक नहीं रुकेगी। खान साहब ने कहा जो मर्जी हो जाए नहीं रुकेगी। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद है, सीनियर तजियाकार, उनसे ज़रा राय लेते हैं सारी सूरत हाल पे। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपको, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेट बात यह कि पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल हम कोई अच्छी खबर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, न सियासी लिहाज से न मुआशी लिहाज से। पाकिस्तान के लिए दोनों
जो सिमतें हैं वो अच्छी नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। कल प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी और कल भी उन्होंने दोबारा से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, लेकिन इस जानिब तहरीक इंसाफ नहीं आ रही है, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की। तो ये कैसे होगा और ये कितना ज़रूरी होना आपके ख्याल में कि हम एक ऐसी दस्तावेज़ पे पहुंचे जिसके बाद कम से कम एक ट्रैक मिल जाए, हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको एक ट्रैक मिल जाए कि पाकिस्तान एक सियासी तौर पे कम से कम स्टेबल हो गया? इसमें तो दो राय नहीं हो सकती हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर जो है मुल्क की माशियात ठीक नहीं हो सकती। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। और पाकिस्तान में जो सूरत हाल, इस वक्त माशी सूरत हाल ख़राब होती नज़र आती है, उसकी एक बुनियादी वजह, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ वही वजह है, एक सियासी तौर पे गैर इस्तेहकामी जो है वो उसकी वजह बन के आती है। अब देखिए, इस पे माशी दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब एक माशियात जब कभी इस बहरान की सूरत में होती है तो लोग उस पर सियासत नहीं खेलते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है यह है इस सूरत हाल पे भी एक सियासत खेली जाती है, जिसकी वजह जो हम इस तबाही के किनारे पे खड़े हुए हैं। आज 2 महीने पहले थोड़ा सा मुआवजा कर लें कि ये एक उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो है PMLN जो है वो और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी और PTI जो है गवर्नमेंट में थी। अब उन दोनों के बयानात का अगर उस वक्त के और आज के हालात में करें तो आपको बिल्कुल एक चीज नजर आती है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो आपके बयानात मुख्तलिफ होते हैं, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप बिल्कुल उससे पलट जाते हैं। इमरान खान साहब पिछले चंद महीने पहले तो अपने दफा कर रहे थे, अपने जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे और सही शायद लिए थे और जो बात करते थे, लेकिन आज उसके बिल्कुल मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। इसी तरह जो है पहले PMLN जब बात करती थी तो सारा इल्जाम जो है दूसरी हुकूमत पे देते थे, आज वही सूरत हाल का सामना उनके सामने है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक इन चीज़ों को जो है नहीं किया जाएगा, सियासत से बाहर नहीं रखा जाएगा, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो कैसे आएगा? सबसे बुनियादी सवाल तो ये बन के आता है इस मुल्क में। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आता है जबकि आप एक जमहूरी अमल का एक हिस्सा बने, आप उसको कबूल करें और आप जो है जो भी जिस किस्म की भी आपको बहराना के शिकार है उसको आप बैठ के उसके हल तलाश करें। यहाँ पे तो जंग की सूरत हाल होती है कि जहाँ पे सिर्फ ब्लेम गेम के अलावा और कुछ नहीं होता है, कहीं भी आपको संजीदगी का नजर नहीं आती है आपको सूरत। सही, संजीदगी नजर नहीं आ रही, ब्लेम गेम का सिलसिला है, मुल्क से ज्यादा अपनी सियासत की परवाह है सबको। ओवरऑल जाहिद साहब, जिस तरह से हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली और जो गैस की पैसे बचाने के लिए जिस तरह की बजट के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई है, चाहे वो सरकारी अफसरान हो या दीगर ब्यूरोक्रेट्स हो, उनकी जो फ्यूल कंजम्पशन है उस पर 40% कटौती का हवाले से भी कहा गया, दीगर इकदाम भी, आपको लगता है कि इन सारे इकदाम से ये जो मुल्की मईशत है या ओवरऑल हालात हैं इनमें कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये इकदाम तो इस किस्म के करने चाहिए और बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ इससे जो है मामला हल नहीं होंगे। जो सूरत हाल है उसके लिए आपको मजीद ऐसी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। एक तो अपने हुकूमत को और भी अखराजात अपने कम करने पड़ेंगे। अगर आप देखें तो हमारे जो है जिसको कहते हैं कि गैर डेवलपमेंट या जो है उसमें आपके अखराजात जो है बहुत ज़्यादा हैं और जब तक आप उनमें जो है तखफीफ नहीं करेंगे आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो मेरे ख्याल ठीक है, पहला कदम के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये सही फैसला है, लेकिन इससे आगे जाना चाहिए। लेकिन आप जैसे आप भी कह रहे हैं, हमें बात समझ आती है कि जब तक आप पॉलिटिकली एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे और मईशत के लिए कुछ ऐसे फैसले नहीं करेंगे, और ये जिम्मेदारी सब सियासी जमातों पे है। लेकिन जाहिद साहब, ये भी पिछले कई अरसे से हो रहा है कि सियासत मईशत के ऊपर ही हो रही है। जो भी आप नून लीग भी महंगाई के हवाले से ये एहतजाज करती रही है, महंगाई मार्च करती रही है, नोइंग दैट। शहबाज शरीफ साहब की 2020 का कल एक में क्लिप देख रहा था, वो गवर्नमेंट को कह रहे थे कि 40 रुपए पेट्रोल सस्ता करो, ये आपने महंगा किया हुआ है। अब क्लिप कोई दोबारा शेयर कर रहा था। इसी तरह के कई क्लिप्स इमरान खान के वक्त, उनकी हुकूमत के वक्त नून लीग वाले शेयर करते थे, जब इमरान खान कहते थे कि 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो वजीर आजम चोर है। तो सियासत मईशत पे ही होती रही है। ऐसा लगता है कि मईशत के बगैर तो सियासत है ही नहीं हमारी जमातों की, क्योंकि उनकी कारकर्दगी नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? हल क्या निकालें इसका? देखिए, बात ये बिल्कुल सही है कि हमारे सियासतदान जो है वो जो है जो मसाइल हैं उसके बारे में संजीदा नहीं है। अगर आपको जो है यही है कि हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है सियासी अपने पॉइंट स्कोरिंग पे, और पहले भी यही हो रहा था और अब भी यही हो रहा है। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप पार्लियामेंट एक फोरम होता है जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं।
अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ चंद ऐसे मसाइल होते हैं जिसपे एक तमांगी होनी चाहिए, एक यकसानियत होनी चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए, और उसके बगैर जो है ना आप आगे बढ़ सकते हैं ना कुछ हो सकता है। देखिए एक मिसाल मैं हिंदुस्तान की एक देता हूँ। देखिए हिंदुस्तान में 1990 में बहुत सख्त बहरान था। उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $1 बिलियन से भी कम रह गया था। तो उनके सामने दो सवाल थे कि IMF के सामने जाया जाए और या जो है कोई और तरह का। तो उन्होंने जो है ये फैसला किया, जितना रिजर्व गोल्ड कहते हैं उसको वर्ल्ड मार्केट में भेजा। वो बहुत ही हालात खराब थे। उसके बाद उन्होंने इस्लाहात की, और इस्लाहात इस नौयत की थी कि अपना टैक्स बढ़ाया, बेस बढ़ाया, उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाई, जो तमाम चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें करनी चाहिए थी वो किया। और 30 साल तक हम देखते हैं कि एक तसलसल है उस पॉलिसी को। उसके में बीजेपी भी हुकूमत में आई है, कांग्रेस भी, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, और उस पर जो है अगर आप देखें तो उस पॉलिसी पे तमाम हुकूमतें, चाहे किसी पार्टी से उनका ताल्लुक था, वो चलती रही हैं। आज हम सूरत हाल देखते हैं कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1990 में जो है पाकिस्तान की मैशियत जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम नजर आती थी, हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा बेहतर थी हिंदुस्तान से। आज सूरत हाल ये है कि हम जो है इस सारे खित्ते में, जो जनूबी एशिया का खित्ता कहलाता है, उसमें सबसे ज्यादा हम पसमानदे तर जा रहे हैं। शायद अफगानिस्तान थोड़ा बहुत हमसे आगे हो तो पीछे होगा, पर उसके बगैर जो है अब ये सूरत हाल ये है कि आप जरा बयानात पढ़ लें आप। और जाहिद साहब ये भी है ना कि इतने बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे हर हुकूमत के बावजूद, बड़ी जो कहते हैं ना बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ कोई हुकूमत नहीं डालती। चाहे वो PTI की हुकूमत हो, सारे सरमायादार, सारे बड़ी बड़ी शख्सियात, अमीर लोग उनके साथ भी थे, चाहे वो नून लीग हो, सरमायादार बड़े बड़े लोग उनके सेमिनार्स में भी मौजूद हैं। इवन मिफ्ता इस्माइल साहब खुद माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी गुड। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये फैसला कौन करे कि गरीब का प्रेशर वो क्लास ले जो एक अरसे से मुराद ले रही है, जो फायदे उठा रही है, जिसके ऊपर टैक्सेस उतने ही पड़ते हैं जितने गरीब पे पड़ते हैं, जो पेट्रोल उतने का ही लेती है जितना एक रिक्शे वाला या बाइक वाला लेता है। तो ये फैसले हुकूमत नहीं करेगी तो अवाम की आंखों में तो धूल झोंकने के बराबर है ना। हम बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़े फैसले तो उनको फिर बीच में लेके आए जो मुराद ज्यादा ले रहे हैं। देखिए असल बात यह है कि जो है पैचअप वर्क से जो है वो आप हालात दुरुस्त नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ काट लिया, वहाँ पे कुछ कर दिया। वक्ती तौर पे तो आप चीज़ों को वो कर लेते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वही आता है कि लॉन्ग टर्म पे ये हर हुकूमत को यही सामना करना पड़ा है। हर हुकूमत के दौर में हमें IMF में जाना पड़ा। IMF में आप इसलिए जाते हैं कि आप अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पाते हैं और आपको फिर आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। बात यह है कि पहले तो वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए, उन इस्लाहात की तरफ तवज्जो दी जाए कि हम अपने जो है एक अखराजात को किस तरह से कम करें और दूसरी तरफ हमने वसाइल को किस तरह से बढ़ाएं। ये मुल्क नहीं चल सकता है कि सिर्फ हम बोरोड मनी पे या बाहर से पैसे लेके चलाते रहे। वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि हम बुरान से निकल आए, लेकिन फिर वही दूसरे दिन वही फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसको कहते हैं, जिसमें जब तक वो नहीं करेंगे उसका मतलब ये है कि हम अपने अखराजात जो है कम करके और अपने वसाइल को नहीं बढ़ाएंगे, और जब तक हम इस मुल्क में जो टैक्स की रेशियो जो है GDP से वो इंतहाई कम है, दुनिया में बहुत ही कम मुल्क हैं जिनमें इतनी है। तो आप बताइए कि किस तरह से जो इस हुकूमत को, इस मुल्क को चलाया जाता है। हुकूमत को ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है जाहिद साहब आपके मुताबिक, और जब तक हुकूमत इस हवाले से काम नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेगी, मुल्क की मईशत में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, इकॉनमी आपके सामने है, अब देखना ही है कि आने वाला बजट किस तरह का होगा। हुकूमत के लिए इससे बड़ा चैलेंज ये सारी चीज़ों को केटर करना, और साथ साथ इमरान खान साहब की तो तहरीक जारी है ही। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हमें सामना है, और हमारी कोशिश होती है कि कुछ जितना मस्बत कुछ हम डिस्कस करें, लेकिन अब ये मसले इतने बड़े हैं कि इनको डिस्कस किए बगैर हम आगे चल नहीं सकते। सियासत, मईशत, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं। दूसरी जानिब जो इस वक्त माशरती सूरत हाल है या जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जराइम की शरह है, इसके हवाले से भी बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, और ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले कई दिनों से जो स्ट्रीट क्राइम्स है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, ख़ास तौर पर हम अगर शहर कायद की बात करें, ये वैसे भी एक यहाँ पे ये मामला रहता है, इस बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। और पिछले कुछ अरसे में 235%
जो जराइम है उसमें इजाफा हो गया है। और शहर के हवाले से हस्बे रवायत जो कहा जाए बेयारो मददगार होता है, डाकू वारदात के लिए खुलेआम असला इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन पुलिस बेबस दिखाई देती है और वारदातें रोकने के हवाले तो पुलिस शामिल भी होती है अनफॉर्चुनेटली। CPL की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक इंकशाफ हुआ कि जी शहर कायद में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की होशरुबा उसमें इजाफा देखने में आया। यहाँ यौमिया वारदातों की जो शरह है जिस तरह से हमने कहा 235 हो गई है और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मई तक तकरीबन 23,000 शहरी मोटरसाइकिल से महरूम हुए हैं, जबकि 12,000 के करीब मोबाइल फोन्स भी छीने गए हैं। इसके साथ साथ पोस्ट इलाकों में एम्बुलेंसेस के जरिए डकैती की वारदातें हों या मंशियात की स्मगलिंग हो, इसके इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची फैसल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल। ऑब्वियसली कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा भी और जो रिपोर्ट भी आई है जो यौमिया वारदातों के हवाले से बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हुआ है। क्या तफसीलात आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, मुख्तलिफ इसके महरकात हैं। एक तो जो कानून की कमजोरी अपनी तरफ है ही एक बड़ी वजह, लेकिन अब जो दूसरी बड़ी वजूहत जो समाजी मसाइल हैं और जो माशी सूरत हाल हो गई है, ये तीनों की जो स्ट्रीट क्राइम में जो गैर मामूली इजाफा हो रहा है, इसकी जो अज़ाए तरकीबी अगर हम ये कहें तो वो यही है। एक तो कानून की गिरफ्त नहीं है, समाजी मसाइल हैं, और अब जो जिस तेज़ी के साथ जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो जो है वो तो स्ट्रीट क्राइम में जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इजाफे का जो है बाइस बन रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि जो बेरोजगार आदमी है वो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है, लेकिन महंगाई तब ऐसी हो गई है कि आदमी सुबह नौकरी करता है और शाम में पार्ट टाइम जो है वो स्ट्रीट क्राइम कर रहा है। अगर इसको आपको रोकना है, स्ट्रीट क्राइम को काबू पाना है, तो इसका जो समाजी पहलू है और जो माशी पहलू है उससे सरफे नजर किए बगैर जो है आप सिर्फ कानून की बुनियाद पे जो है ना काबू नहीं पा सकते। और जिस तरीके से इसमें बेरोजगारी फैल दी है और महंगाई जिस तरीके से हो गई कि एक अच्छा मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए भी जिंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो अब ये तो स्ट्रीट क्राइम में जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना इजाफा होगा, तो लोगों के बीच से मिडिल क्लास तो खत्म हो रही है आपके माशरे से, या तो अमीर आदमी है या फिर वो गरीब आदमी है। तो आपने इसके समाजी पहलुओं पे और माशी पहलुओं पे जो तवज्जो नहीं दी गई, तो अब उसको आप सिर्फ कानून की ताकत। अच्छा फैसल साहब, ऐसा लगता है कि जो सिंध पुलिस बिल्कुल बरी जिम्मा है, हम मीडिया पे शोर मचा देते हैं, पुलिस बेबस, पुलिस देख लेती है एंड थिंग्स यू नो दे गो ऑन। कुछ ऐसा होता नहीं है। हमें नहीं पता कि इनकी ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड हैं, हमें नहीं पता कि जो सिंध हुकूमत है वो इस हवाले से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैमरास लगाने के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए क्या कर रही है। हमें नहीं पता कि अगर एक दिन में 1 से 235-36 तक ये वारदातें पहुंच गई हैं, यानी कि हज़ारों में, ये तो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, तो क्या कोई एक भी स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया है? अगर पकड़ा है तो अदालतों ने उसे कहीं लटकाया है, कुछ सजा दी है? लोगों के बेटों को मार दिया जाता है विद इन नो टाइम, कितने ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। तो क्या ये सिस्टम ऑफ जस्टिस जैम नजर आता है हमें कराची के अंदर? पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं है और हुकूमत को तो शायद है ही नहीं। देखिए, दो बातें जो नंबर हमें बताते हैं। नंबर ये कहते हैं कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया और जेल गया था, अब जब जेल से वापस आया तो वो ज्यादा जो है वो एक ताकतवर ग्रुप बनाकर जो है वापस आया और ज्यादा बेहतर अंदाज में, मुतारिक अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो उसने ना वारदातें शुरू कर दी। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम में दुनिया के अंदर स्ट्रीट क्राइम को काबू पाने के लिए, क्राइम को काबू पाने के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हम सिर्फ उसको कैमरों की हद तक समझते हैं, दुनिया तो इसमें ना बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन जो सिर्फ कैमरे लगाने की बात करें ना, जो कैमरे जो बहुत ही सबसे इब्तिदाई मामला है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, एक बहुत ही सानवी सा पार्ट है, वो मंसूबा भी जो है गुज़श्ता जो है वो 14 साल से जो है वो जो है अल्तवा का शिकार है, जो है वो फाइलों से जो है वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। तो लेकिन जो दावे किए जाते हैं सिर्फ पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, वो इतने मुज़क्कर खेज होते हैं कि अब आम आदमी को ना पुलिस पे एतबार है ना उसको जो है हुकूमत पे एतबार है। जब आदमी बाहर निकलता है तो उसको इस बात का यकीन नहीं होता कि जब वो वापस आएगा तो वो सही सलामत वापस आएगा। कराची ऐसा बदनसीब शहर है, इसमें रहने वाला शायद ही कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात जो है एक दफा ना हुई हो, 2 दफा, 10 दफा, 20 दफा वाले तो आपको लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा इसके साथ एक दफा भी वारदात ना हो।
दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। और वही बात है कि जब तक पुलिस इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक कराची जैसा एक बड़ा शहर जहाँ पे दिन दिहाड़े हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं। फैज़ल साहब, जो ये दिन दिहाड़े इस तरह की वारदातें होती हैं, लोगों से मोबाइल फ़ोन्स छीने जाते हैं, ये ओवरऑल हमारी पुलिस को इस बात की रियलाइजेशन, ऑब्वियसली जब एक वारदातों में या इनकी परसेंटेज में इजाफा हो रहा है तो इब्तदाई तौर पर इकदाम तो कुछ लिए जाते हैं। आपके नोटिस में है कि ये जो वारदातों में इजाफा हो रहा है, जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, इसके हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं? देखिए, अगर आप अखबारी बयानात पे, दावों पे बात करें तो वो तो ऐसा लगेगा कि दुनिया का पुरअमन तरीन शहर बनाने के लिए हमारी पुलिस जो है वो 24 घंटे जो है वो काम कर रही है। अमल नहीं है, प्रैक्टिकल जो है नजर नहीं आता। शहर की जो सूरत हाल है वो पुलिस के दावों से मुकम्मल तौर पे, कतई तौर पे मुख्तलिफ है। असल में जो हम और आप स्ट्रीट क्राइम देखते हैं ना, ये वो है कि जो रिपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल। इस वक्त तो आपका स्ट्रीट क्राइम का जो है 90%, 80% तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं। जो रोजाना की बुनियाद पे गली गली स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। ऐसा लगता है कि शहर के अंदर लाखों अफराद जो है वो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस है। स्ट्रीट क्राइम को यहाँ एक जराइम या जुर्म नहीं समझा जा रहा, ये तो लोगों का एक बिजनेस बन गया है। लोग तो यहाँ इस बिजनेस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, शहर में जो है लूट मार करते। अगर आप इसको बिल्कुल एक मुताद अंदाजे से बात करें तो कई लाख अफराद जो है शहर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो है मतलब से, ये तो एक पूरी एक सनत बन चुकी है, एक पूरा धंधा बन चुका है। स्ट्रीट क्राइम ये नहीं है कि वो बंदा गया, बंदे ने जाके बंदूक दिखाई और वहां से मोबाइल छीन कर आ गया। स्ट्रीट क्राइम के पीछे उसने बंदूक कहीं से हासिल की, वो कहीं से निकला, फिर उसके लिए जब वो पकड़ा जाता है उसको बचाने का पूरा एक मैकेनिज्म होता है। फिर वो जो मोबाइल जो वो छीन रहा है, वो छीनने के बाद उसको वो कहाँ फरोख्त करना है। अच्छा, कौन सा मोबाइल ऐसा है जो पूरा का पूरा फरोख्त हो जाता है, कौन सा मोबाइल है पूरा फरोख्त नहीं होता, उसके पुर्जे जो है वो फरोख्त करने। तो ये स्ट्रीट क्राइम तो एक पूरी एक सनत में जो है वो तब्दील हो चुका है, जिससे लाखों अफराद जो है वो इसमें जो है बिलवास्ता बिलावास्ता जो है वो मुलव्विस है। इसमें दुकानदार भी मुलव्विस है, इसमें पुलिस भी मुलव्विस है, इसमें असले के डीलर भी मुलव्विस है, इसमें स्मगलर भी मुलव्विस है। बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिसके पुर्जे कराची में नहीं फरोख्त होते, तो उनको कराची से बाहर कैसे बेचना है। कराची में तो बाकायदा मोबाइल चोरी के मोबाइल का बाकायदा जो है वो बाजार लगता है, पूरी दुनिया को पता है, पुलिस को भी पता है कि ये इलाका है, यहाँ पे हर इतवार के दिन जो है चोरी के मोबाइल का जो है बाजार लगता है। कैसे जो है वहाँ मोबाइल जो है वो सड़क के ऊपर, ठेलों के ऊपर जो है वो मोबाइल जो है वो फरोख्त होते हैं, उसके जो है पुर्जे जो है खुल्ला जो है वो फरोख्त हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री है स्ट्रीट क्राइम, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और रोकने वाला इसके लिए नहीं है, इसके सरपरस्त जो है वो ताकतवर लोग हैं, सियासी तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी। उन ताकतवर लोगों के ऊपर कौन हाथ डालेगा? पूरी माफिया बन चुकी है और ये आने वाले वक्त में इसमें तो आप फैसल, बहसियत सहाफी भी और बहसियत एक कराची के शहरी भी, इसका हल क्या समझते हैं? नाअहली तो हमें मालूम है, सबसे पहले नाअहली तो उन हुक्मरानों की है, सिंध हुकूमत की है, जो कि इसको जुर्म ही नहीं समझती। अब शायद उनके अपने साथ नहीं होता, वो खुद अपनी बड़े बड़े स्क्वाड्स के साथ घूमते हैं, गार्ड्स के साथ घूमते हैं। लुटता है तो एक आम शहरी लुटता है, कोई हुक्मरान नहीं लुटता, एक तो ये वजह है। फिर उन पुलिस अफसरान की है जो कि अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें तो ले रहे हैं, अपने बच्चे तो पाल रहे हैं, लेकिन लोगों के बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन बहसियत शहरी आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या हो सकता है? रेंजर्स इसका हल है? क्या हल है इसका? इसका हल तो किसी ने एक नुक्ते की बुनियाद पर नहीं हो सकता है। कसीरुल जहती हिकमत अमली हमें जो है ना बनानी पड़ेगी। सबसे पहला तो इसका ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसमें हमारे सरकारी इदारे जो है वो बहुत पीछे हैं। फिर हमारे लोगों के पास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जो है वो तरबियत नहीं है। तो एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर एक समाजी इंसाफ करना पड़ेगा। इस शहर में जो एक नाइंसाफी है उसका खात्मा करना पड़ेगा। जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो ये अब से मामला जो स्ट्रीट क्राइम का जो है ना वो सिर्फ वो कानून की हद तक, टेक्नोलॉजी की हद तक नहीं रहा कि आपको बहुत जामे जो है प्लान बनाना पड़ेगा। लोगों के बाद जो है वो रोजगार के मौके जो है वो नहीं मिल रहे। अब वो लोग उसको किस तरीके से जो है वो लोग जो है उसको इस सूरत हाल में जो है इस सूरत हाल का अदाला करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आप कराची की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे जी। वैसे तो ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से फैज़ल साहब बता रहे हैं कि एक पूरा माफिया और एक सनत बन चुका है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, शहरी हैं, लोग हैं, असला डीलर्स हैं। और ये सोचने का और ये सिंध पुलिस की कारकर्दगी भी एक सवाल है कि किस तरह से इतने बड़े शहर में दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जाता है, उनको इस तरह की वारदातों का निशाना बनाया जाता है। दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे जी कराची की हालत बेहतर हो और लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो भी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
ओके, सो अब जिक्र उस शाहकार का जो कि हमारे मुल्क में आया और चला भी गया मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन आया तो सही। हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चमचमाती 6 किलो वजनी सोने की ट्रॉफी की, जो कि पाकिस्तान आई और फिर वापस भी चली गई। लाहौर में से नुमाइश के लिए पेश किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अगर बात करें तो एक चार्टर्ड तैयारी के जरिए ताशकंद से लाहौर पहुंची थी। ट्रॉफी साबिक फ्रेंच फुटबॉलर क्रिस्टियन फ्रेम्बो लेकर आए थे और इसकी जो तकरीबी रोनुमाई है, इस मौके पर हमारी कौमी फुटबॉलर हाजरा खान साहिबा भी मौजूद थी। इसकी रोनुमाई के बाद दिलकश फायरवर्क्स, आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। और अगर हम कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो ये ट्रॉफी सिर्फ लाहौर तक महदूद रही और रात गए अपने अगले सफर सऊदी अरब के लिए रवाना भी हो गई, जो कि 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। और जनाब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये फुटबॉल जो है पाकिस्तान में के जो शहर है सियालकोट में बना है और तीसरी मरतबा ऑफिशियल सिंबल ऑफ सियालकोट आजकल तीसरी बार बना है ये भी पाकिस्तान। हाँ, ये बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए और सियालकोट, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहा है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट का पोर्शन है, जितना हम एक्सपोर्ट्स दो के वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। जितना पोटेंशियल है उसको लेकर सियालकोट का बड़ा किरदार है। और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है फीफा वर्ल्ड कप और उसके अंदर पाकिस्तान का बना फुटबॉल इस्तेमाल होना और मुसलसल तीसरी दफ़ा इस्तेमाल होना न सिर्फ बहुत बड़े ज़र मुबादला का बाइस है, बल्कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है और सियालकोट की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सो हम यहाँ पे ये डेडिकेशन है हमारी, या एक ट्रिब्यूट है हर उस वर्कर के लिए जो कि उस फैक्ट्री में काम करता है जिसमें से ये तैयार होकर ये फुटबॉल जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। कभी कभी मैं सोचती हूँ जो हम ऑफर करते हैं अगर ऑनर आ जाए, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा सोचती हूँ, आपके साथ बैठ के सोचना ही पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, फिर में आपको बताते हैं दूसरे घंटे में हमारे पास बहुत कुछ है एज यूजुअल और सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट से। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान क्रिकेट सीरीज का पहला मैच आज शाम 4 बजे खेला जाएगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चलें जी, एज हैव यू सीन बहुत कुछ है आपके लिए हमारे पास। सबसे पहले आपकी मुलाकात हम पाकिस्तान के मारूफ फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब से कराते हैं। हमारा सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी और सारा बलोच उनसे कुछ गपशप लगा रही हैं, देखते हैं। हम शूट देखने लगे, वहाँ से धक्के मार के हमें बकायदा निकाला गया। मैंने ये सोच लिया, उसमें 9th में पढ़ता था कि मैंने ये बनना है, ये आदमी बनना है, दारा बलोच। उस फिल्म ने मुझे डायरेक्टरों की लिस्ट में कंफर्म कर दिया कि दमदा भरोसा यार। ये जो गाना है मैडम उनकी आगे जिंदगी का आखिरी गाना। नदीम साहब वो बड़े मुश्किल आर्टिस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओवर अ कप ऑफ कॉफी के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। नाज़रीन, कहते हैं कि अच्छा डायरेक्टर एक बेहतरीन फिल्म बनाता है, क्योंकि फिल्म हो या ड्रामा, डायलॉग्स की डिलीवरी कैसे करवानी है डायरेक्टर से बेहतर और कौन जा सकता है। हमारे आज के मेहमान बड़े ख़ास हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, तो एक ज़माने में उसे लॉलीवुड कहा जाता था। जी हाँ, अगर हम लॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे आज के मेहमान ने बतौर डायरेक्टर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। 92 फिल्म्स बना के उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मसूद भट्ट साहब की। आज हम जानेंगे मसूद भट्ट साहब से पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के बारे में। तो क्या उरूज था और क्या ज़वाल था, आज जानना बहुत कुछ है। यानी एक तारीख है जिसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अंदर चलते हैं और करते हैं मसूद साहब से ढेर सारी बातें। आइए। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर मसूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सारा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, गुड टू हैव यू सर। थैंक यू। 1971 में आप एक फिल्म के शूट में मौजूद थे और आपको सेट से बाहर निकाल दिया गया। क्या डायरेक्टर बनना आपका ख्वाब था या उस गुस्से की आग ने आपको डायरेक्टर बनने पे मजबूर कर दिया? ये मैं उसको पढ़ता था, गालिबन 8th या 9th में मैं पढ़ता था। तो मेरे एक दोस्त हम मुनी रोड रहते थे, तो रियाज शाह साहब, ये शान साहब के जो वालिद हैं, ये इनका घर हमारा घर बिल्कुल साथ साथ था। वहाँ पे देखते थे हम, अलाउद्दीन साहब आ रहे हैं, ताले साहब आ रहे हैं, यास्मीन आ रही हैं, वहाँ पे ससुराल फिल्म की शूटिंग हम देखते थे।
तो एक दिन ना मैंने दोस्त ने सोचा कि चलो यार जाके स्टूडियो शूटिंग देखते हैं, तो हम बारी स्टूडियो में आ गए। बारी स्टूडियो में आ गए तो रियाज साहब का जो ऑफिस था, उनका जो ऑफिस बॉय था उसका नाम था फत्ता। तो वो हमें ना बारी स्टूडियो के 4 नंबर फ्लोर में ले गया। वहाँ पे एक शूट हो रहा था, फिल्म का नाम था पेंडू। हम जाके खड़े हो गए, हम शूट देखने लगे। तो हैदर चौई साहब की ना ऐसे ही नज़र पड़ी, उन्होंने ऐसे पूछे मुझे, बड़े सख्त एक्टर थे वो, ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं और वो खड़ा थे। वो पंजाबी में बोले, ओए किधर आओ तुसी। उनका जो अंदाज था पूछने का सारा, जो उनकी आवाज़ में जो दबदबा था, हम घबरा गए। वहाँ से धक्के मार के हमें बाकायदा निकाला गया और मैं मंजर देख रहा हूँ, सारे लोग सेट पे हमें देख रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा बॉली खां को, मैं क्या खान साहब ये हमें जिसने बाहर निकाला ये कौन था? कहता है ये हदायतकार है, ये जिसको चाहे अंदर आने दे, जिसको चाहे निकाल दे, इसकी मर्जी है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने देखा, उस सुबह मैंने फ्लोर को देखा, तो मैंने अपने साथी को कहा, मैंने कहा चले। मैंने कहा यार ये जो बेइज्जती हुई ना जिसने की है हमारी, मैंने ये सोच लिया, उसमें 9th में पढ़ता था कि मैंने ये बनना है, ये आदमी बनना है। इतनी कमांड है इसकी कि इसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता। मैंने FSC की रियाज सिंह कॉलेज में, मैं भी आ गया इधर। तो फिर आ गया तो मैं पहले कैमरे में आया, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने डायरेक्शन की तरफ ध्यान दे दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप डायरेक्टर कैसे बने? हम शूटिंग कर रहे थे, मैं वहाँ पे चीफ असिस्टेंट था, फिल्म बन रही थी बदमाश पुत्र, यूसुफ खान साहब उसके टाइटल प्ले थे। तो इधर शूटिंग हो रही थी, इल्ज़ाम फिल्म की। सुलेमान साहब डायरेक्टर थे, मोहम्मद अली साहब, और वहाँ पे जुमरद, और वहाँ पे ना एक कबीले का सेट लगा हुआ था, उनकी शूट हो रही थी। तो फयाज शाह जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, वो उनके मेहमान आए थे कराची से, वो वहाँ पे शूट देखी। उन्होंने कहा हमने कोई पंजाबी फिल्म की शूटिंग देखनी है। 4 नंबर फ्लोर में जुबैद फाजिल साहब उनको लेकर आ गए। तो मुझे आके कहते हैं, वो प्यार से सूदी कहते थे, उन्होंने कहा सूदी ये सुलेमान साहब के मेहमान हैं, तो इनको शूटिंग देखनी है पंजाबी, तो उनका लुक आफ्टर भी करना और ये करना। मैं ठीक है जी। वो आधा पौना घंटा वो शूट देखते रहे। मैं वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर था। जब वो वापस गए सेट पे, तो उन्होंने जाके सुलेमान साहब को कहा कि सुल्लू यार वहाँ पे मैंने एक लड़का देखा है, वो तो पूरा डायरेक्टर है, बड़ा तेज है, उसको तो सारा काम ऐसे करो ऐसे करो। तो उन्होंने जुबैद फाजिल साहब को पूछा कौन है उधर? उन्होंने कहा जी महमूद भट्ट का भाई मसूद भट्ट सूदी, वो सूदी है, उसको बुला कर लाओ। तो मैं वहाँ पे जब सेट पे गया ना, तो बड़ा मैं परेशान था। तो मैंने सुलेमान साहब से सलाम किया, तो उनका तकिया कलाम था, वो चोरा। उन्होंने ऐसे मुझे हाथ मारा, उन्होंने कहा फयाज शाह जी कह रहे हैं तू डायरेक्टर है? उन्होंने कहा कि मैं शाह जी इसको डायरेक्टर लें। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये लो, जाके फिल्म की कहानी तलाश करो, म्यूजिक डायरेक्टर को दो, ये करो वो करो। मैंने वो 2000 रुपये लेकर आके 500 रुपये ताफ़ुज़ साहब को दे दिया, 500 रुपया ख्वाजा परवेज़ साहब को दे दिया, 500 रुपया बशीर नियाज़ साहब को दे दिया, और 500 मैंने रख लिया। तो वहाँ से मैंने फिर नाम रखा दो चोर, फिर ऐसे फिर फिल्म शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने वो फिल्म हिट कर दी, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर गुंडा एक्ट, फिर चलान, फिर चंद सूरमा, फिर दारा बलोच, फिर बरिया मेला, मैदान, पता नहीं, फिर बस लैन लग गई। फिर अल्लाह ताला ने। कौन सी फिल्म ऐसी थी जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुई आपकी जिंदगी का? जी मेरी एक फिल्म थी जो 82 में मैंने बनाई, दारा बलोच। तो वो फिल्म ने, उस फिल्म ने ना मुझे डायरेक्टरों की लिस्ट में कन्फर्म कर दिया कि ये भी कोई डायरेक्टर है। सर एक ज़माना था जब पाकिस्तान की पंजाबी फिल्में बड़ी हिट होती थी। अब हम देख रहे हैं कि पंजाबी फिल्म कहीं नज़र नहीं आती हमें। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो हम उसी भारत की फिल्में देखते हैं, बड़े शौक से हिट भी होती हैं। तो क्या वजह है कि हम पीछे रह गए और वो आगे बढ़ गए? जब पंजाबी फिल्म पाकिस्तान में बनती थी तो इंडिया का ख्वाब था कि हम भी कोई पंजाबी फिल्म बनाए। उन्होंने बनाई भी, इधर उधर के कोई उसका कोई सिर पैर नहीं होता था। अब जब उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्होंने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेरे घर वाले खुद कहते हैं मुझे कि जी आप उसकी फिल्म देखें, वो इंडिया की जो आई है पंजाबी, फलानी देखें, फलानी जगह, आप क्या बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स पैसा खर्चते हुए, अपनी फिल्मों की प्रोडक्शन में पैसा खर्चते हुए डरते हैं। क्या उनको डर इस बात का है कि उनको सिनेमा घरों में इतनी पजीराई नहीं मिलेगी? पंजाब का प्रोड्यूसर इसलिए घबरा रहा है फिल्म पे इन्वेस्ट करने के लिए कि उनको उसकी कोई वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, क्यों सिनेमा, ये लोग पंजाबी फिल्म को प्रमोट नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं जी हमारे पास ये कराची की फिल्म है, ये फलानी की फिल्म है, हम आपको सिनेमा नहीं देंगे। जब सिनेमा नहीं मिलेगा, आपकी फिल्म लगेगी नहीं सिनेमा में, तो पैसा कहाँ से आएगा? आपकी फिल्म का टाइटल था सखी बादशाह, लेकिन लोग आज तक उस फिल्म को उसके गाने की दमदा भरोसा यार की वजह से याद रखते हैं। मैंने सुना है कि आपने वो गाना 1 नहीं 2 नहीं कई बार रिजेक्ट किया।
आपने सोचा था कि वो गाना इतना मकबूल हो जाएगा कि लोग उस गाने की वजह से उस फिल्म को याद करेंगे? ये तो आप ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे उस वक्त हमारी टीम का हिस्सा थी आप। इसका किस्सा ये है कि हमने पहले उसकी कहानी लिखाई, पूरी भी डायलॉग लिखी गई। मैं जब भी कमरे में, ये उनका ऑफिस था सखी बादशाह का, मैं जब भी कमरे में जाता था ताफो साहब मुझे गाना सुनाते थे, ये सुनो गाना की दमदा ब्रो। मैंने उनको कहा कि जो जहाँ पे आप ये गाना रखना चाहते हैं ना, फिल्म की टेम्पो वहाँ तक गई होगी, तो जब ये गाना आएगा फिल्म यहाँ पे गिर जाएगी। ताफो साहब मैंने ये गाना नहीं रखना। अब मैंने जब कहानी पढ़ी तो मैं कहानी से कुछ सेटिस्फाई ना हुआ। मैंने कहा ये बदमाशी पे फिल्में बन रही हैं, अकू 10 नंबरिया, गुंडागर्दी, फलानी फलानी, तो मेरी भी ऐसी फिल्म होगी। मैंने कहा कहानी चेंज करें। मुझे नासिरुद्दीन कहता है यार क्या बनाना है, क्या आपने मुश्किल में डाल दिया, 2 महीने रह गए हैं, ईद को महीने बाद रमज़ान शरीफ है। उसके बाद मैंने उनको एक आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे जब कहानी बनी तो मुझे उन्होंने सुनाई कि यहाँ पे इंटरवल तक, तो मैंने कहा ये ओके कहानी है। अब मैंने ताफो साहब को बुलाया, मैंने कहा ताफो साहब आप रोज़ मुझे इंसिस्ट करते थे ये गाना ये गाना ये गाना आप इसको रख। ये जो गाना है मेरे मुझे की ज़िंदगी का आखिरी गाना है, की दमदा भरोसा याद दम आवे ना आवे। और जिस तकलीफ़ में, जिस मुश्किल से उन्होंने गाया है, ये मैं जानता हूँ या ताफो साहब जानते हैं कि एक एक लाइन वो बोलती थी, बैठ जाती थी, फिर मुझे कहती थी सूदी इधर आओ, मेरे से नहीं गाना होता, किसी और से गाना, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा नहीं मैडम आप नहीं गाना है। तो बहरहाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाना गाया। फिर मैंने वो खुद देखा कि औरतें आती थी जब टांगे पे बैठ के ना बाटी से, तो वो कहती थी भरा सानू उत्थे लैके चल जिथे लगी है की दम दा भरोसा यार, कि वो सगी बादशाह नहीं कहती थी। बड़े किस्से रहे हैं आपकी शूटिंग के हवाले से, जिसमें से एक बड़ा हाईलाइटेड है, वो ये कि आप अपने सेट पे हमेशा बहुत गुस्से में नजर आते थे। देखिए जब आप काम कर रही हैं, आप मेरे काम पे पूरा नहीं उतर रही हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो नहीं कर रही, तो फिर आदमी को थोड़ा सा सख्त बोलना पड़ता है कि यार क्या कर रहे हैं आप, सर आपको मैं कुछ बता रहा हूँ आप कुछ कर रही हैं, तो इसके पीछे फिर लोग कहते हैं वो बड़ा गुस्सा। सर एक्ट्रेस के हवाले से बात हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी आपने 92 फिल्में बना के आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि यू एक्चुअली मेड दिस रिकॉर्ड। इस पूरे करियर में किस एक्टर ने सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट टाइम दिया? वो नदीम साहब, यानी जिनको हम बेग साहब कहते हैं, वो बड़े मुश्किल आर्टिस्ट हैं बेग साहब। उनको आपने अगर सीन समझाया ना, तो उन्होंने कहा है जी ये मुझे इससे पहले 8 सीन बताएं, सुनाएं, और अब उनको 8 सीन सुना रहा हूँ मैं कि बेग साहब यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, अब मुझे आगे के 8 सीन सुनाएं। तो बड़ा फिर गुस्सा आता था कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी उनकी एक बात होती थी कि मैं कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाऊँ पूरा। मसूद साहब, हर आने वाली हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को सनत का दर्जा देने की बातें करती है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जब पीपल पार्टी आई तो उन्होंने कहा कि जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये करेंगे, उन्होंने भी किसी ने कुछ। अब इमरान खान साहब आए जो एक सबको उम्मीद थी, ये मेरा उनसे गिला है और सारी जिंदगी मैं गिला करता रहूँगा कि खान साहब आप पे हमें बड़ी उम्मीदें थी। मसूद साहब, मैं जानना चाहूँगी कि आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को 44 ईयर्स दिए हैं, उसके बावजूद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्या वजह है कि क्यों नहीं मिल सका? छोड़ें, अभी मैंने 2 बार अप्लाई किया है, खान साहब की हुकूमत में फिर नहीं मिला। अच्छा मुझे बताएं कि आपने 92 मूवीज बनाई हैं, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक क्यों नहीं आया? जी आप, मैं ये भी आपको बात बता दूं कि मैंने ये अप्लाई किया तो उनके लिए गूगल पे मैंने उनका सारा देखा, मैंने आपको फिल्में भेजी, सारा कुछ भेजा कि मैं दुनिया में उस वक्त यही समझ रहा कि मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हैं। तो वो सारा कुछ मैंने जब भेजे कागजात, तो उन्होंने मुझे TCS किया एक लिफाफा मुझे कि आप दुनिया के दूसरे नंबर के डायरेक्टर हैं, 1 नंबर पे है वो एक तमिल फिल्मों का डायरेक्टर है, वो दुनिया में नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड होता है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। आपका पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ ने काम कर रखा है? यूसुफ खान साहब, सुल्तान राई साहब, शान, मोहम्मद आसिया, अंजुमन, रीमा, साइमा और नरगिस। क्या बात, ये इन लोगों के साथ काम करके मजा आया है। सर हम आजकल देख रहे हैं दौर चेंज हो गया है, पहले सिनेमा घरों में जाके हम फिल्में देखते थे, लेकिन अब लोग वेब सीरीज को तरजीह भी देते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि मसूद साहब कोई वेब सीरीज भी डायरेक्ट करेंगे? ज़हन में मेरे है, लेकिन देख रहे हैं हालात और वाक़यात किस तरफ करवट बदलते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज का शो कैसा लगा, इस शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर हम
वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी सी तारीख बता दें। तारीख ये है कि वकार मलिक साहब जो है ना वो एक बार फिर नॉर्दर्न एरियाज़ के सफ़र वकार भाई की तारीख बता, ये वकार भाई के इस दौरे की तारीख बता रहे हैं हम, और अपने दौरे पे मौजूद हैं वो, और इस दफ़ा बड़ा एडवेंचरस किस्म का ट्रिप कर रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था कि वो चित्राल में है, शिंदूर चित्राल का जो एक इलाका है, जिन लोगों को नहीं पता तो हम ज़रा इसकी इलाके के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और इस झुलसा देने वाली गर्मी में, इतने ठंडे मौसम में ये आदमी क्यों हमारा दिल जला रहा है, ये हमारा दिल जलाने के लिए वहाँ पे पहुंचे। वकार भाई, सबसे पहले तो खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। किधर फिर रहे हैं आज आप कौन सी जगह पे हैं और क्या आज आप नया हमें बताने वाले हैं? ताज़ा तरीन। जी शुक्रिया इमरान, शुक्रिया अरमला। एक दुआ ये भी दी जा सकती है, किसी को अगर किसी ने दुआ देनी हो तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि अल्लाह करे तुम्हें चंद सुबह लासपुर में नसीब हो और जंगली गुलाबों के पास नसीब हो। और ये जो जंगली गुलाब है ये बड़े खुशबूदार है और हर तरफ फैले हुए हैं लासपुर में। लासपुर जो है उसके अंदर हरचीन एक कस्बा है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ और ये एक कमाल खूबसूरत जगह है। इमरान भाई, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इन वैलीज़ में घूमते हुए जिस चीज़ का आपको शिद्दत से एहसास होता है वो महदूद डिक्शनरी या महदूद लुगत का है। जनरली आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो अगर हम किसी चीज़ की खूबसूरती को पेश करना चाहें या हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारे पास, आपको मालूम है कि 20-25 अल्फाज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, दिलकश है, कमाल खूबसूरती है, कमाल दिलकशी। मतलब आप कितने कलाके और साबके लगा के किसी खूबसूरती को कैसे बयान करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम बेसिकली ये मुश्किल आपको पेश आती है गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में अंदर, जहाँ पे आपके पास लफ्ज़ नहीं होते और आप बिल्कुल अपने आप को बड़ा बेबस महसूस करते हैं। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ इस खूबसूरत चमकीली सुबह में जबकि मैं जंगली गुलाब के पास खड़ा हूँ। जंगली गुलाब के अलावा जिस चीज़ के पास मैं खड़ा हूँ और जो आपको बेसिकली आपकी सुबह को खूबसूरत बनाएगी वो एक स्टोरी है जो कि हम सफ़र शर्क में पेश करेंगे बहुत तफसील के साथ। और वो तब जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये कारवां सराय से मुतल्लिक है। मैं इस वक्त मेरे साथ जो आपको इमारत जो नज़र आ रही है, ये जो बहुत ही कदीम इमारत है, ये एक कारवां सराय है। और ये कारवां सराय से भी थोड़ा सा आगे की चीज़ है, क्योंकि कारवां सराय में तो ये होता था ना कि पुराने ज़माने में जो मुसाफिर सफ़र करते थे तो वो मुसाफिर जो हैं वो पे करते थे, कोई अशरफियाँ या कोई भी जो भी उस वक्त करेंसी थी वो पे करते थे और उसके बाद वो वहाँ रहते थे। ये यकसर एक और आइडिया है जो ये 100 साल से ज़्यादा कदीम है। ये जो मुसाफिर खाना है, यहाँ पे बाबाए लासपुर एक बहुत ही कमाल शख्सियत गुजरे हैं, मेहमान नवाज गुजरे हैं, तो वो उन्होंने ये बनाई थी और ये फ्री क़याम तआम था। और आज मज़े की बात है आज भी है, लेकिन आज इस इमारत में नहीं है। उनकी जो फैमिली है, उनके जो ख़ानदान है, उन्होंने ज़रा जदीद शक्ल की इमारतें बनाई हैं, जदीद सहूलियात के साथ जो आरास्ता है। तो वहाँ पे भी उस लेगेसी को, उस चीज़ को वो लिए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि एक और बड़ी की इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बाबाए लासपुर ने जब ज़मीन तकसीम की अपने बच्चों के अंदर, तो ये जितना भी काफ़ी तवील गार्डन है और ये जो काफ़ी तवील यानी ज़मीन है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है, वो उन्होंने तकसीम नहीं की क्योंकि वो ये समझते थे कि ये सारे लासपुर का मुश्तरका और ये जितने मेहमान आते हैं उनका ये असासा है। तो वो ये बड़ी कमाल एक स्टोरी थी। और ये जो कारवां सराय है बहुत ही कदीम, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। और यहाँ से जो कदीम पुराने वक्तों में जो भी यहाँ पे गुजरता था तो वो यहाँ पे क़याम करता था। मज़े की बात यह है कि हम आपको बताएंगे, बहुत सारी तफसीलात तो सफ़र शर्क में ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी मारूफ शख्सियात ठहरी हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टॉप पॉलिटिशियंस ठहरने से मुराद ये है कि उन्होंने रात को क़याम नहीं किया, लेकिन मतलब यह है कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे खाना खाया और उससे आगे गए। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि यहाँ पे ठहरे। और अगर इस मेरा ख्याल है इमारत को अगर ज़ुबान मिल जाए तो इसके पास बहुत तवील कहानी है और इस कहानी के अंदर जो अनगिनत किरदार हैं, वो किरदार जो यहाँ ठहरे थे। चलें, वो तो पॉलिटिशियंस थे और इसकी वजह से ट्रैवलर हुए। आप ट्रैवलर हैं, कहीं पॉलिटिशियन ना हो जाएगा लासपुर में खाना खाने के बाद। अच्छा वकार भाई, ये बताएं अब लासपुर से आगे कहाँ का सफ़र है, कहाँ जाएंगे, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी, लासपुर से आगे जो है वो फिर हमारा सफ़र जो है वो डेफिनेटली चित्राल, लोअर चित्राल की तरफ जारी रहेगा। और मोटरसाइकिल पे हैं और एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमें जो है अच्छी खूबसूरत रोशन चमकीली सुबह मिल रही हैं और अच्छी रोशन और खूबसूरत जिन्हीं जो शामें जब ढलती हैं तो उनका अपना एक खूबसूरत यहाँ पे
एक मंजर होता है यहाँ पे जो दरख्तों का है, जो यहाँ पे मतलब मैं बल्कि बहुत सारे दरख्तों की तस्वीर कशी करता रहता हूँ, क्योंकि एक एक दरख्त जो है वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है अपने साख्त और उसकी वजह से। फिर जिस चीज़ की तरफ एक्चुअली जिस जहत में, जिस डायमेंशन में भी हम देखें तो खूबसूरती जो है उसकी एक औज और इसकी एक खूबसूरती अपनी औज पे नज़र आती है। और मैं एक्चुअली ज़्यादा खूबसूरती को बयान करना भी नहीं चाह रहा। अरमला आप समझ सकती हैं कि आपके साथ जो बैठे हुए हैं, तो अब जितना मैं ज़्यादा खूबसूरती को बयान करूँगा तो मुझे डर है कि किसी टाइम पे वो आप अपने सामने जो मेज़ है उस पर कोई मौका शुका ना मार दें। तो आप अपनी सुबह जारी रखिए, मैं ज़रा अपनी सुबह यहाँ पे जारी रखता हूँ। लासपुर हर मुझे तो समझ आ गई, आपको आई समझ? जी मुझे समझ आ गई है वकार भाई, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और अरमला को आप ऐसे मुखातिब करते हैं जैसे ये कल ही चली जाएगी, ये नहीं जाती हैं। ये पाकिस्तान के उन 90 क्या 95 मुझे लगता है 5% पाकिस्तानी ट्रैवल करते होंगे। सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग वैसे चाइनीज़ करते हैं, चाइनीज़ बहुत ट्रैवल करते हैं वर्ल्ड वाइड। शायद खुशहाल कौम है, हमें भी रोज़मर्रा के मामूलात से फुर्सत मिले तो शायद हम ट्रैवल करने, लेकिन आप अगर पेट्रोल लगता है जाने में, पेट्रोल लगता है। और अब तो हाँ, और वकार भाई तो चले लकी इनफ दैट ऑन बाइक, अगर गाड़ी पे होते तो शायद इतनी मुस्कुराहट ना होती उनके चेहरे पे, जो कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है जी, पाकिस्तान इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। हम लोग बैठकर तस्वीरों में तो देखते रहते हैं, लेकिन मैं एक बात बार करता रहूंगा कि कैमरा इन जगहों की खूबसूरती से इंसाफ नहीं करता। जितनी खूबसूरत ये जगह हैं, जितने अच्छे ये मनाजिर हैं, और जो फील है उन जगहों की, खासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज की, वो दुनिया में कहीं पे नहीं है। और दिस इज द राइट सीजन बाय द वे, अगले 1-2 महीने बड़े अच्छे हैं। हम अपने हेड ऑफ प्रोग्रामिंग से रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी जाएंगे, वहां से करते हैं ना लाइव शो। चलो जी, इस पे शुरू होने लगे, चल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से। मुल्तान में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने लगा है, लेकिन इस झुलसा देने वाली गर्मी में क्रिकेट के हवाले से बात करें तो ये इम्तिहान से कम नहीं है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। 3 वनडे मैचेस के हवाले से जो है वो शुरू होने वाली है उनकी सीरीज़, और आज शाम 4 बजे शुरू होगा ये मैच मुल्तान में। जैसे हमने आपको बताया, तकरीबन 14 साल बाद वापसी हुई है जी, और वेस्ट इंडीज़ की टीम 31 बरस बाद वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान से जीतने के लिए पुरज़्म है। और आखिरी मरतबा अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ टीम जो है उसने पाकिस्तान को 1991 में वनडे में शिकस्त दी थी। इसके अलावा 2002, 2006, 2008, 2011, 13 और 16-17 में भी वेस्ट इंडीज़ टीम के हवाले से तो उसने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन मजमूई तौर पर जो मैचेस खेले गए जी, 134 में से 71 मैचेस जो हैं उसमें से वेस्ट इंडीज़, जबकि कौमी टीम 60 मैचेस में कामयाब रही है। ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडियन टीम का अच्छा है। हाँ। तो हमने ज़रा इस पे डिटेल बात करने का फैसला किया। एक तो सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मालूम है सीनियर तजज़ियाकार हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, और ठीक है उनसे भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हाँ, मुमताज़ खान न्याजी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। सबसे पहले तो मुमताज़ खान न्याजी का रुख करते हैं। मुमताज़ साहब, ऑब्वियसली जैसे मुल्तान की गर्मी के हवाले से बात कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्या सूरत हाल है? मैच तो शाम 4 बजे शुरू होगा, स्टेडियम के बाहर के क्या मनाज़िर है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में वनडे इंटरनेशनल मैच की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। स्टेडियम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, और ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वाटर शावरिंग बहुत ज़्यादा की गई है, क्योंकि मुल्तान में ख़ास तौर पर गर्मी इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त भी टेम्परेचर जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 39 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, और 4 बजे से बाद जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है ना टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। जबकि मैच भी जो है ना 4 बजे शुरू होना है, 3:30 बजे टॉस है और 4 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, जब बिल्कुल पीक पे होगी मुल्तान की गर्मी। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आज मुल्तान का मौसम। और इस गर्म मौसम में लेकिन खुशखबरी की बात यह है, खुशकिस्मती की बात यह है कि आज हवा चल रही है, और हवा की वजह से हवा में नमी का तनासब भी बेहतर है, इसलिए जो फीलिंग है गर्मी की वो 45 से कम जो है ना फील हो रहा है। मैं इस वक्त स्टेडियम के सामने, गेट के सामने खड़ा हूँ। यहाँ इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा मुमताज, हम जाएंगे सलीम भाई की तरफ भी, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो मुल्तानियों की फीलिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मुल्तान वाले इतने अरसे के बाद, दो के पाकिस्तान को बड़े अच्छे अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मुल्तान ने दिए हैं या साउथ पंजाब ने दिए हैं, लेकिन आज मुल्तान की क्या फीलिंग है? क्रिकेट क्या आपको लगता है स्टेडियम भरेगा इतनी गर्मी में भी?
सही कह रहे हैं, मुल्तान में इस वक्त मेले का और जश्न का समा है। मुल्तान के तमाम होटल जो है वो बुक हो चुके हैं। पूरे जनूबी पंजाब के तमाम अजला से लोग इस मैच को देखने के लिए कल से ही मुल्तान में आ चुके हैं। अच्छा। और मुल्तान के शायकीन क्रिकेट का जो जोशो खरोश है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। गर्मी की परवाह ना करते हुए बल्कि गर्मी को पसे पुश डालते हुए यहाँ पर जो क्रिकेट का बुखार है वो इस कदर ज्यादा है कि कल से ही सड़कों पर लोगों की चहल पहल देखी जा रही थी। कल शाम जब प्रैक्टिस करने के लिए टीमें आई तो यहाँ पर स्टेडियम में बहुत बड़ा जम्मे गफीर था। जबरदस्त, यानी मुल्तानी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मुल्तान साहब, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सोहन हलवा खिलाइए निकलस पूरन को थोड़ा। जनाब मुमताज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा। आप सलीम खालिक साहब का रुख करते हैं जो कि अब हमें तफसीली तज्जिया बताएंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब। ऑब्वियसली बहुत अरसे बाद मुल्तान स्टेडियम बहाल हुए हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होने जा रहा है। सबसे पहले तो मुल्तानियों के हवाले से भी हम चाहेंगे कि मुल्तान की थोड़ी सी अगर आप हमें बता सकें, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ टीम को हराने के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। मुमताज साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है और होना भी चाहिए कि काफ़ी अरसे बाद वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। जब PSL के भी मुल्तान में मैचेस हुए थे तो भी बहुत जोशो खरोश था लोगों में। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग ही मजा होता है। और बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन है, सबको अपने सामने एक्शन में देखने के लिए लोग तो बेचैन होंगे ही। गर्मी का मुमताज साहब भी जिक्र कर रहे थे, ये सबसे बड़ा एक मसला है। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो मैचेस होते हैं कमर्शियल उसका जो एस्पेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंस रखता है। ब्रॉडकास्ट और इधर उधर से बहुत ज्यादा पैसे आ रहे होते हैं, उनको जाने दे नहीं सकते। फिर एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये मैचेस ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, जहां 14 टीमों में इस वक्त पाकिस्तान टीम 10वें नंबर पर मौजूद है 60 पॉइंट्स के साथ, 60 पॉइंट्स के साथ। और टॉप 8 टीमें जो है वो बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी। तो इस लिहाज से भी ये पॉइंट्स कीमती हैं। तो PCB ने सोचा होगा यार मैच करा दे। वेस्ट इंडीज की टीम आपको पता है इतनी ज्यादा मजबूत है नहीं। और जैसे कि आपने खुद बताया कि 31 साल से पाकिस्तान से सीरीज नहीं जीती, आप लोग तो शायद उससे पैदा भी नहीं हुए होंगे। और जाहिर है कि एक जमाना था काली आंधी कहा जाता था। वो काली आंधी अब हवा बन गई है, हल्की सी यूं गुजर जाती है, पता भी नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल स्कोरबोर्ड चेक किए थे ये आखिरी सीरीज के, तो उसमें इमरान खान कैप्टन थे और रमीज राजा ओपनर थे जो अभी मौजूदा चेयरमैन। अच्छा। उस टीम में वेलकम मार्शल, एम्ब्रोज जैसे थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। बहुत मजबूत टीम है हमारी के रिकॉर्ड बनाए अपने खूब, और वो जाते जाते वेस्ट इंडीज को आम। लेकिन वेस्ट इंडियंस भी हमें तंग कर देते होते हैं। वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तंग करने को तो हमें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे भी तंग कर लेता है। That's true. अच्छा, ये मैं वेन्यू के हवाले से, चूंकि आज पहला मैच है, तो फिर मेरा सवाल है कि क्या ये जो वेन्यू का इंतखाब है ये दुरुस्त इंतखाब है इस क्लाइमेट कंडीशन के अंदर? क्योंकि जब पिंडी से हमें मैचेस कैंसिल करने थे तो हमारे पास ऑप्शन तो लाहौर का भी था, कराची का भी था, इवन अब कुछ और हमारे स्टेडियम्स भी बेहतर हो रहे हैं और पेशावर स्टेडियम पे भी काम हो रहा है। लेकिन पेशावर और कराची, लाहौर और कराची अवेलेबल थे, उसके बावजूद ठीक इंतखाब है मुल्तान का इस क्लाइमेट के अंदर? मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये मजबूरी थी। लाहौर और कराची में जो पिचेस हैं उन पर काम जारी था, तो वहां पर मैचेस लाहौर में जब कैंप नहीं लगा तो पाकिस्तान टीम के नेट सेशंस जो थे वो सामने जो LCC ग्राउंड है वो वहां पर हुए। इसी तरह कराची की पिच पे भी काम जारी है। कराची में वुमेन सीरीज जो थी वो डिफेंस में हुई, डिफेंस स्टेडियम में। तो इस तरह की ये मजबूरी थी। ये तो मेरे इल्म में इजाफा हो गया। ओके ठीक हो गया इसके। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब टीम के हवाले से कॉम्बिनेशन किस तरह का आपको लग रहा है? ऑब्वियसली हमारे लिए कल बाबर आजम भी कह रहे थे कि हमने उनको कोई हल्का हरीफ नहीं समझा वेस्ट इंडीज़ को, हमारे लिए उतनी तैयारी ज़रूरी है। तो कौमी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग है और हमारा पेस अटैक है। नंबर 3 जो हमारे शुरू के ये बैट्समैन है फखर और इमाम और बाबर। मुझे लगता है अगर मैं मौजूदा स्ट्रेंथ देखूं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को देखूं तो अभी नीदरलैंड को 3-0 से वो हरा कर आए हैं, लेकिन जो पहला वनडे हुआ था 288 रन नीदरलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बना दिए थे। इससे जाहिर होता है कि बॉलिंग वेस्ट इंडीज की इतनी ज्यादा मजबूत है नहीं। तो अगर पाकिस्तान की 3 जो शुरू के बैटर्स है उनको आउट करने तो बड़ी बात होगी, कर सकते हैं। जाहिर है क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर का थोड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है नहीं। रिजवान की वनडे में परफॉर्मेंस बेहतर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो इसी तरह खुशदिल इफ्तिखार है। तो मतलब कोई इतना मजबूत हमारा मिडिल ऑर्डर है नहीं। ऑस्ट्रेलिया से जो आखिरी हमारी सीरीज हुई थी तो पहला मैच हम लोग हार गए थे जब 300 नंबर चेस करने के लिए गए थे, जब मिडिल ऑर्डर का इम्तिहान हुआ था।
हमारे लिए ये है मसला। लेकिन हमारा पेस अटैक अच्छा है, शाहीन है, हारिस है। अब इन पिचेस से कितनी मदद मिलेगी ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इतनी ज्यादा गर्मी में एक फास्ट बॉलर दूर से आकर बॉलिंग करेगा तो उसका हाल क्या होगा, क्या वो पूरी जान लगा पाएगा? अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का आपने हवाला दिया, इसमें तो हम बाकायदा तौर पे 50 ओवर्स खेलने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था हमसे, मुश्किल से हम कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि 50 ओवर के खेल के लिए हमारी टीम मुश्किल का शिकार हो जाती है। शायद हम T20 ज़्यादा खेलते हैं, 50 ओवर वनडे इंटरनेशनल्स होते कम हैं, शायद ये वजह, या हम उतने ट्रेंड नहीं हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और दूसरी ये कि क्या हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से कुछ लेसन लर्न किया होगा जो हम बेहतर नजर आएंगे यहाँ पे? डेफिनेटली सीखा तो होगा सबक, क्योंकि जो खामियां हैं मैंने भी आपको अभी जैसे बताया कि मिडिल ऑर्डर की है, स्पिन की है, ये टीम मैनेजमेंट ने इस पे गौर तो किया होगा। और ये 50 ओवर्स की क्रिकेट वाला आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, वाकई ऐसा है, कम मैचेस भी होते हैं, दूसरा शायद तवज्जो भी कम है। लेकिन अब वर्ल्ड कप आने वाला है, इसलिए ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए 50 ओवर्स की क्रिकेट में। पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप होता है इस साल, तो जैसे अभी ये T20 का है, T20 की हमारी टीम जो है वो मजबूत है, लेकिन वनडे में हम लोग जी सलीम साहब, कुछ मुझे लगता है ऑडियो का इशू है, कनेक्शन का, इंटरनेट सब। आपको आवाज आ रही है? आई होप देयर इज नो लाइट गॉन, वाईफाई डिवाइस ऑफ ना हो गई हो। खैर, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अगर दोबारा कनेक्ट होते हैं तो हम बात करते हैं। एक बार फिर आपको बताएं, 3 मैचों की सीरीज है, आज इसका पहला मैच है और सबसे जो ज्यादा फोकस इस वक्त मुल्तान को लेकर है वो मुल्तान की गर्मी है। मुमताज खान न्याजी साहब ने हमें ये बताया कि इस वक्त जो टेम्परेचर है इट्स अबाउट टू हिट 45 डिग्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा है, और मुल्तान का 45 बहुत ज़्यादा है। फिर अगर ये कम भी हो जाएगा शाम में तो 36 37 हो जाएगा, इवन देन बहुत गर्मी है। उसके साथ साथ अभी सलीम साहब ये भी बता रहे थे नीदरलैंड से आई है वेस्ट इंडीज़ की टीम और वहाँ मौसम कदरे बेहतर होता है, और उनके लिए मुल्तान की गर्मी में खेलना इट्सर बहुत चैलेंजिंग है। दो के किसी के लिए भी खेलना चैलेंजिंग होगा, लेकिन स्टिल जी मुल्तानी तैयार हैं, बहुत अरसे बाद उनको इस तरह की सीरीज देखने को मिलेगी। इससे पहले PSL के मैचेस तो हुए, लेकिन टीवी पे देखने के हम टीवी पे देखेंगे, हमने कहाँ जाना है, हम यहीं पे हैं जनाब। सलीम खालिक साहब हमारे साथ वापस आ गए। जी सलीम साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सलीम साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप शुरू दोबारा से लिंक कीजिएगा अपनी बात को। मेरे ख्याल से उन्हें हमारी आवाज ही नहीं जा रही है। सलीम साहब सुन पा रहे हैं हमें? अगेन ड्रॉप हो गया। चलें, इट्स ओके, चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ लोड शेडिंग भी है, तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। क्रिकेट की हम बात करें, होप सो कि क्रिकेट को थोड़ा सा देखना हमारे मूड को, मिजाज को थोड़ा सा कूल करेगा। और क्रिकेट वैसे भी कहते हैं कि इट्स अ जेंटलमैन गेम, तो देखने में हमेशा हमें अच्छा ही लगता है। हमें वैसे भी क्रिकेट खेलना और देखना पसंद है, बीइंग नेशन। अल्लाह करे कुछ अच्छे मैचेस भी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले हमें इतनी गर्मी में। लाइट तो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? क्रिकेट क्यों नहीं जाएगी? ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम एक चीज़ की अहमियत पे अक्सर बात करते रहते हैं और वो बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज, इसके असरात जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो समंदरों की अहमियत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया के बहुत उन लकी ममालिक में से है, खुशकिस्मत ममालिक में से है, जहाँ पे अल्लाह ने समंदर की एक बहुत लंबी, हमें एक वसी समंदरी साहिली पट्टी दी है और इसके ज़रिए हम तिजारत भी करते हैं। खैर, आज इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं? चूँकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज के दिन समंदरों का आलमी दिन मनाया जाता है, और इस साल ये जो आलमी दिन है इसको बहुत अहमियत भी हासिल है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी मौजूद है, ख़ास तौर पे अगर हम क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से बात करें। और इस आलमी दिन का मौजू भी ये है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि इंसानी ज़िंदगी में जो पानी की अहमियत है, या कि यानी आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हो, समंदरी आलूदगी को कम करना हो। और माहिरीन का साथ साथ ये भी कहना है कि समंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाले 40% ताज़ा पानी पैदा करने के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान का साहिल समंदर अगर हम बात करें तो 1050 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 700 किलोमीटर का रकबा बलूचिस्तान के साथ, जबकि 350 किलोमीटर की जो हदूद है वो सिंध के साथ जुड़ी हुई है। जबकि पाकिस्तान हर साल समंदर से जो पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए की आबी हयात है वो बैरूने ममालिक को फरोख्त करता है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ी तादाद है। 40 लाख अफराद ऐसे हैं जो माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक हैं। बहरी जहाज़ों, लॉन्चें जो हैं मुख्तलिफ, उनसे जो बहने वाला गंदा तेल है और विदाउट ट्रीटमेंट जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो समंदर में शामिल होता है। सनती फुजला समंदरी आलूदगी की बड़ी वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मालियाती इदारा है UNDP, इसके मुताबिक इसकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि बहरी आलूदगी की
80% वजह ज़मीनी ज़राए हैं। और ये फुजला है, इसमें प्लास्टिक बैग्स शामिल हैं। सबसे ज़्यादा आबी हयात को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुँचाती है तो वो यही फुजला है जो कि बराह रास्त समंदर में जाता है। अगर साइलों का जिक्र हम करें तो साइलों की देखभाल, मुज़र सेहत अशिया को समंदर में फेंकने, जबकि कीमियाई खादें हैं और दीगर जो मुज़र चीज़ें हैं इसको समंदर बुर्द करने से अगर गुरेज ना किया गया तो ये हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। अब इससे रुकना नागुज़ीर हो चुका है, इसलिए ज़मीन के दिल और फेफड़े यानी कि समंदर, इनके बारे में सोचना बहुत अहम है, वगरना हालात इस वक्त भी हमारे सामने हैं और ये हालात तबाही के अलावा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है ऐसी कोई पॉलिसी भी मौजूद नहीं है, अगर कोई पॉलिसी है भी तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल कराची का सी व्यू है, वहाँ पे जब आप जाएं तो जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसको हम देखें तो उसका भी फुजला बराह रास्त जो है वो समंदर में जा रहा होता है, देयर इज नो कंट्रोल। तो आई थिंक देयर शुड बी अ पॉलिसी एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। और इंडिविजुअली भी हम सबका किरदार ये है कि समंदर की हिफाजत और कम से कम उसका जो सफाई का सफाई है वो ख्याल यकीनी हम बनाएं। रखें, क्योंकि कराची की हम एग्जांपल ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने तो वही है, वहाँ पे सी व्यू के पास से गुजरना महाल होता है, जिस कदर स्मेल और गंदगी वहाँ पे होती है। अनफॉर्चुनेटली जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी अब कंप्लेन करने लग गए हैं कि शाम के वक्त बहुत ज़्यादा गंदगी और स्मेल की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, समंदरों का आलमी दिन था, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक एज यूजुअल आपने में लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।